हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पोएम द रोड नॉट टेकन। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ये पूरी पोएम सिम्बॉलिकली लिखी गई है। मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ का मतलब वो एग्जैक्टली नहीं है जो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सिम्बॉल हियर इज़ फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइस। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully about common ordinary experiences। तो सबसे पहले आप इस पोएम में आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखेंगे। डाइवर्स्ड का मीनिंग है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। येलो वुड का मीनिंग है फॉरेस्ट विथ डिकम्पोजिंग लीव्स। अंडरग्रोथ का मीनिंग है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। सेकेंड स्टेंजा दैट इज 6th लाइन, उसमें फेयर का मीनिंग है as good as the other one। नेक्स्ट लाइन बेटर क्लेम का मतलब है बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट लाइन ग्रासी एंड अनवांटेड वेयर का मतलब है हैड नॉट बीन यूज्ड या फिर अनयूज्ड। 9th लाइन में पासिंग का मतलब है ऑन वॉकिंग रोड। 11th लाइन में इक्वली ले का मतलब है इक्वली कवर्ड। नेक्स्ट इज ट्रॉडन ब्लैक, इट मीन्स टर्न्ड पाथ ब्लैक बाय क्रशिंग लीव्स। लाइन 14 वे लीड्स ऑन टू वे, वन थिंग लीड्स टू अनदर। लाइन 16 साय, साय का मतलब है द साय ऑफ सेटिस्फैक्शन और रिग्रेट। मतलब जैसे कि हम कभी कभी करते हैं खुशी से चलो अच्छा है हो गया, या फिर हम कभी कभी दुख से करते हैं दैट इज़ रिग्रेट कि ओ शिट ओ नो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस दैट इज़ साय। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज साय ऑफ रिलीफ। लाइन 17 एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस का मतलब होता है आफ्टर, ये आपको मैथमेटिक्स में भी यूज़ में आएगा। इट मीन्स आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स इन द फ्यूचर। अब हम देखेंगे इस पोएम का इंट्रोडक्शन। इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड सिम्बलाइजेस आवर लाइफ। द पोएट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज़ द रोड नॉट टेकन। तो जब जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और उसमें से हम एक चॉइस को चूज़ करते हैं तो एट द सेम टाइम हम बाकी सारी चॉइसेस को छोड़ रहे हैं, तो वो सारी चॉइसेस हो गई हमारी द रोड नॉट टेकन। ही डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स अबाउट दैट चॉइस दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट। द पाथ विच वी हैव चोजन डिसाइड्स आवर फ्यूचर, आवर डेस्टिनेशन। द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द पोएट वॉन्ट्स टू गिव इज दैट द चॉइस दैट वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर, एंड इफ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस वी रिग्रेट इट बट कैनॉट गो बैक ऑन इट। So we must be wise while making choices. Stanza 1 Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Stanza 1 का meaning है Once the poet was walking down a road and then there was a diversion. There were two different paths and he had to choose one out of them. The poet says that as he was one person, he could travel on one road only. He had to choose one out of these two roads. Yellowwood means a forest with leaves which are wearing out and they have turned yellow in color the season of autumn. वेयरिंग आउट का मतलब है कि पतझड़ का सीज़न आ गया है और सभी पत्तियां नीचे गिर रही है और धीरे धीरे सूख रही है और उनका कलर हो रहा है येलो। इसीलिए जो पूरा फॉरेस्ट है, वुड मतलब फॉरेस्ट, तो पूरा जो फॉरेस्ट है वो येलो दिखने लगा है एंड इट इज़ शोइंग येलो वुड। इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ पीपल वेयर पीपल हैव बिन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स। दे रिप्रेजेंट पीपल हु आर ओल्डर देन द पोएट। द पोएट केप्ट स्टैंडिंग देयर and looked at the path very carefully as far as he could see. Before taking the path, he wanted to know how it was. Was it suitable for him or not? He was able to see the path till from where it curved, after which it was covered with trees and was hidden. It happens in our life also when we have choices. We have alternatives, but we have to choose only one out of them. We take time to think about the pros and cons. इसका मतलब है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर अस और नॉट, एंड ओनली देन वी टेक अ डिसीजन ऑन व्हाट पाथ वी शुड चूज़।
रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने लाइफ के एक ऐसे मोमेंट पर आ चुके हैं कि वो अब कंफ्यूज हो चुके हैं कि मैं किस रास्ते जाऊँ, मैं लेफ़्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, या फिर मैं शुरू कहाँ से करूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोच रहे हैं कि मैं राइट जाऊँ या लेफ़्ट जाऊँ। वो सोच रहे हैं कि क्या मैं उस रास्ते जाऊँ जहाँ सब जाते हैं, या फिर मैं उस रास्ते जाऊँ जहाँ कोई नहीं जाता और जहाँ पर पाथ क्लियर नहीं है। ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी बता रहे हैं कि हर इंसान को अपने लाइफ में ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ती है जब उन्हें कोई भी दो चॉइसेस में से एक को चूज़ करना पड़ता है और उसी के साथ आगे की लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है। और इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंफ्यूज्ड है कि मैं किस तरफ जाऊँ, शुड आई गो वन वे और शुड आई गो अनदर वे। स्टैंजा 2 लाइन 6, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted where, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो यहाँ पर जो रिपीटेडली वर्ड यूज़ हो रहा है वो है वेयर, वॉन और ये सब। सपोज़ मैं एक शर्ट 50 बार पहनता हूँ तो वो समय के साथ वेयर ऑफ होगी, मतलब वो घस जाएगी, वो ख़राब होती चली जाएगी। और उसी तरह से होता है हमारा रोड भी, अगर हम उसके ऊपर से बहुत बार जाते हैं तो वो रोड घस जाता है। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 2। द पोएट केप्ट ऑन लुकिंग एट वन पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू चेक इफ इट इज़ द राइट पाथ फॉर हिम और नॉट, एंड देन ही डिसाइडेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन अनदर पाथ because he felt that the both paths are equally good. He says just as fair, so he felt the both paths were equally good and started walking on one of them. He adds that maybe he felt that the path was better for him, so he chooses it as it has grass on it, which means that it was unused. Not many people had walked on this path earlier. That is why this path was grassy, and wanted where means that it was not walked over by many people. After he walked on the path for some distance, he realized that both the paths had been worn out the same way. Both the paths were similar and worn out. Even in our life, we take any path or option, but all of them have the same benefits, disadvantages, problems, challenges, and we must face them. We think that we are choosing a better option, but it is not that way. इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे लाइफ में हम सोचते हैं कि यार कुछ इजी करके हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। और जो भी आप बिज़नेस या जॉब चूज़ करते हो, आपको पता चलता है कि काम कोई भी हो, मेहनत तो आपको सभी में उतनी ही करनी है। ठीक है। लेकिन यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बोलना चाहते हैं कि आप कोई भी पाथ लो, आपको चैलेंजेस तो उसमें फेस करने ही पड़ेंगे। सभी पाथ पर इक्वल प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। इसीलिए जो भी आप पाथ चूज़ करो, आप उसमें ईमानदार रहो और आप उस रास्ते पर साफ मन से चलो। ठीक है। तो रोड कैसा भी हो, ये उस इंसान पर डिपेंड करता है कि उसको कहाँ से जाना है या उसको अपना रोड कैसा बनाना है। या तो वो सुंदर रोड बना सकता है या फिर वही इंसान खुद अपना रास्ता ख़राब कर सकता है। स्टैंजा 3 लाइन 11, एंड बोथ दैट मॉर्निंग equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Meaning of stanza 3, the poet says that both the paths were similar that morning, both had leaves on them, and no one had stepped on them as they were still green in color. He decided that day he would take one path and keep the other path for another day. Although he knew that one way leads on to another way, he knew that he could not go back on the choice that he had made. Similarly, even in our life, once we choose an option, we must keep on moving ahead with that option, and we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier. तो बेसिकली यही बोलना चाहते हैं कि जो बीत गया समय है वो वापस नहीं आता। आपको हर बार हर सिचुएशन में सही डिसीजन लेना आना चाहिए। रोड कैसा भी हो, आप जो भी रोड चूज़ करो उसमें आखिरी तक चलते रहो और वापस पीछे मत मुड़ो। लास्ट स्टैंजा लाइन 16, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, एंड I
I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Meaning, he says that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him, and he traveled on the road which had been traveled upon by lesser number of people. That decision of his decided his future. Similarly, in future when you grow up, then you will say that once upon a time when you were young, you had two options. The choice that you made you what you became of it. This is very strong message for all the students that you should be wise and be careful while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि एक समय आपके लाइफ में ऐसा आएगा जब आप लोगों को बताएंगे कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, कई लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं सीखता गया और आगे बढ़ता गया। कभी कभी मैं कंफ्यूज भी होता था, लेकिन मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो मुझे पसंद था, और आज मैं वहाँ हूँ जहाँ हमेशा से मैं आना चाहता था। अब आएंगे इस चैप्टर की समरी पर। द पोएट सेज दैट वंस ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड एंड रीच्ड अ फोक। फोक का मतलब यहाँ पर कटलरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उस शेप की बात हो रही है जो फोक की तरह दिखता है। सपोज इन दिस केस he could walk over one of the paths only. He took time to choose the right path. He inspected them to decide which was a better option and chose the one which seemed less walked over. He kept the other one for some other day, although he knew that he would never get the chance to walk over it. He would go further on the chosen path and not get a chance to go back on it. As he walked on the chosen path, he realized that both the paths were similar. He felt that his future depended on the choice that he made. अब हम देखेंगे इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले है इसमें राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम है इसकी A-B-A-A-B। ये कैसे आई? तो जैसा कि हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा है कि यहाँ पर है राइमिंग स्कीम A-B-A-A-B। तो यहाँ पर जो 3 ए यूज़ हुए हैं वो इसलिए यूज़ हुए हैं क्योंकि यहाँ पर है वुड, स्टूड और कुड, और ये जो बी है वो बी इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर है बोथ एंड अंडरग्रोथ। तो इन राइमिंग वर्ड्स के आखिरी में सिमिलर साउंडिंग से ये एंड हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर है राइमिंग स्कीम A-B-A-A-B थ्रू आउट द पोएम। अगर मुझे फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा दोनों आते हैं पेपर में, तो उनका राइमिंग स्कीम होगा A-B-A-A-B, और सेकेंड स्टैंजा के लिए मैं लिखूँगा C-D-C-C-D। समझे? और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा। जैसे जैसे मेरे राइमिंग पेयर्स बनेंगे वैसे वैसे मैं अलग अलग अल्फ़ाबेट्स यूज़ करता चला जाऊँगा। ठीक है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिम्बॉलिज्म। इसमें हमने देखा है कि रोड्स को हमारे लाइफ की चॉइसेस का सिंबल बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा में एंड जो रिपीट हो रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ लाइन्स 2, 3 एंड 4। लाइन नंबर 2, 3 एंड 4 में ये जो एंड रिपीट हो रहा है इसीलिए हम इसे बोलेंगे एनाफोरा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन, दैट इज़ फॉर लाइन नंबर 8, जहाँ पर W का साउंड रिपीट हुआ है, दैट इज़ वांटेड वेयर। ठीक है। और इसी तरीके से और भी सारे रिपीटेशंस हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर, दो दैट, जिसमें द का साउंड रिपीट हो रहा है, फर्स्ट फॉर में एफ का साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर होगा अलिट्रेशन। अलिट्रेशन इज समथिंग दैट इज़ कॉमन बिटवीन ऑल द पोएम्स। इट इज़ जस्ट लाइक गार्बेज, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाता है कि पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है, तो आपको बाकी सारे लिखना ज़्यादा ज़रूरी है और अलिट्रेशन लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, अनलेस इट इज़ द ओनली पोएटिक डिवाइस प्रेजेंट ओवर देयर। अगर वहाँ पर काफ़ी सारे पोएटिक डिवाइसेस है और आप सिर्फ अलिट्रेशन लिख कर आओ तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है। तो अलिट्रेशन बहुत कॉमन है और बाकी सारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा होगा कि आप अपने पोएटिक डिवाइसेस की एक लिस्ट बना लो और उन सभी को अच्छे से लर्न करके जाओ। नेक्स्ट इज़ रिपीटेशन। जब भी कोई वर्ड पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है तब हम कहते हैं कि वहाँ पर पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन। अगर कोई साउंड रिपीट हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं अलिट्रेशन।
तो रिपीटेशन है स्टैंजा 1 और स्टैंजा 4 में, और यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस रिपीट हुआ है। स्टैंजा 1 की फर्स्ट लाइन और स्टैंजा 4 की थर्ड लाइन। तो इस पोएम की ये दोनों लाइंस कॉमन है, दैट इज़ लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 18, इसीलिए यहाँ पर होगा रिपीटेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज असोनेंस। असोनेंस तब होता है जब वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो। इन आर पोएम रोड्स और येलो में ओ रिपीट हो रहा है, जैसे कि रोड्स और येलो, इसीलिए वहाँ पर ओ का साउंड रिपीट हो रहा है और इस कारण से होगा पोएटिक डिवाइस असोनेंस। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन इन लाइन 8, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। एक रोड है और वो रोड कुछ चाहता है, ठीक है, वांटेड। तो वांटेड जो है किसी भी चीज़ को चाहना, वो एक ह्यूमन नीड होती है। मतलब हम इस रोड को कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक पर्सन के साथ, इसीलिए यहाँ पर होगा पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज इमेजरी इन लाइन 1 एंड लाइन्स 11-12। दिस इज़ नॉट इमेजिनेशन, इट इज़ इमेजरी और पिक्चराइजेशन। हम उस चीज़ को पिक्चराइज कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ येलो, तो येलो कलर आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। आप सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहे हो, वो नकली नहीं है, दैट इज़ एक्चुअल कलर, दैट इज़ यू आर पिक्चराइजिंग। देयरफॉर इट इज़ नॉट इमेजिनेशन बट इट इज़ पिक्चराइजेशन, which is poetic device, meaning the pattern of images or pictures coming to the mind from what is written in the poem. Next is metaphor. Metaphor is very common in poetic devices. The poem as a whole is a metaphor. मतलब यहाँ पर जब रोड की बात हो रही है तो रोड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हमारे लाइफ की चॉइसेस की। मतलब पोएट ने सीधी तरीके से बात नहीं की है, हर बार घुमा फिरा के हमें वो बोलना चाहता है जो उसके दिल में है, ठीक है। इसे हम हमारी रियल लाइफ में कहते हैं कभी कभी टेढ़ी बात। जैसे कि टीचर्स के मुंह से आपने यूजुअली सुना होगा कि यार वो स्टूडेंट गधा है। गधा है मतलब ही इज़ नॉट अ डोंकी, इट मीन्स दैट ही इज़ स्टूपिड। मेटाफर में एनालॉजी होती है, कंपैरिजन किया जाता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ में, ठीक है। Because the poet is metaphorically comparing the paths in the wood to the choices one must make in life. तो यहाँ पर path और choices का comparison हो रहा है, इसलिए है metaphor. तो ऐसा नहीं है कि इस पोएम में सिर्फ इतने ही poetic devices हैं, figures और speeches हैं, और भी हो सकते हैं। तो जितना आप डिटेल में जाओगे, जितना आप इसको और स्टडी करोगे, वैसे वैसे आपको और भी poetic devices मिलने लगेंगे। लेकिन आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम। अगर कोई मिस होता भी है तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।